दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लॉज ऑफ मोशन सीरीज का आज हमारा 23rd एपिसोड है एंड पिछले एपिसोड में हमने फ्रिक्शन फोर्स को समझा था और कैसे हम फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सब के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके देखे थे। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। तो आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, उनको डिस्कस करते हैं एंड थोड़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो जरा देखिए, मैं जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ, जो पहली प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह की है। सोचिए मेरे पास ये कोई फिक्स्ड सरफेस है, ठीक है, और यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ये मान लीजिए मेरा है 10 किलोग्राम का। ये एंगल है थीटा और यहां पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन दोनों सरफेस के बीच में, वो है मान लीजिए मेरे पास 0.5। ये मेरे पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। आपको बताना है ये थीटा क्या लूं, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू में क्या लूं कि मोशन जस्ट स्टार्ट हो जाए। इसका थीटा मैक्स आपको बताना है, थीटा मैक्स, सो दैट सच दैट मोशन ऑफ ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स। ठीक है, कि भाई मोशन जो है इस ब्लॉक का वो जस्ट स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको ये थीटा मैक्स क्या लेना होगा। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। इसका मतलब ब्लॉक रुका हुआ है और आप थीटा की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो आप बताओ यहां पे एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर mg, एक mg फोर्स लगेगा भाई, और mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा भाई, ठीक है। तो इधर वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा mg sin थीटा और इधर वाला कौन सा कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मोशन इस तरफ तो हो नहीं रहा है, ठीक है, मोशन इधर तो हो नहीं रहा है, तो ये mg cos थीटा जो है ना बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल फोर्स के साथ। तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए, नॉर्मल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। ये मेरा नॉर्मल फोर्स बनना चाहिए। m की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स अगर ये आ गया तो मेरे पास ये फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स, यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे की तरफ एक्ट करेगा, F। तो F की वैल्यू क्या बनेगी, फ्रिक्शन फोर्स। मैं थीटा मैक्स निकालना चाहता हूं। थीटा मैक्स मतलब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट ये बिल्कुल वर्ज पे पहुंच जाए। इसका मतलब ये जो वर्ज का मतलब है जस्ट ये स्लाइड करने वाला ही है। तो इसका मतलब स्लाइड ये तब करेगा जब mg sin थीटा इस फ्रिक्शन फोर्स के जस्ट बराबर हो जाए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के जस्ट बराबर हो जाए, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के जस्ट बराबर अगर ये हो जाए, तब ये उससे अगर हल्का सा भी एंगल और बढ़ा दिया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये जो आपका ये वाला जो फ्रिक्शन है ये आपका इससे कम हो जाएगा तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। इसका मतलब है अगर आप बिल्कुल वर्ज पे देख रहे हो तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये इसके बराबर होगा बिल्कुल, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आपको यहां पे जो F की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.5 इंटू 10g इंटू कोस थीटा, इंटू कोस थीटा। ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू आ गई है, लिमिटिंग वैल्यू आ गई है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए जरा, mg sin थीटा, ठीक है। ये लिमिटिंग वैल्यू जब तक इसके बराबर हो जाती है तब तक ये वर्ज पे रहेगा, और अगर हल्का सा भी थीटा और बढ़ा दिया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी भाई और ये वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो आपको यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेनी कि क्या थीटा होगा। g से g मेरा कट गया, 10 से 10 गया मेरा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 0.5, दैट इज μs, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली tan इनवर्स ऑफ 0.5। ये वो एंगल है, जब तक आप इस एंगल को अगर आप बढ़ाते हो तो इस एंगल तक तो आपका क्या होगा, ये स्लाइड नहीं करेगा। इस एंगल पे आपका बिल्कुल वर्ज पे आ जाएगा स्लाइडिंग के, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा कर दिया तो स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये tan इनवर्स ऑफ आप ये कह सकते हो हाफ वैल्यू है ये, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये बोलता कि इफ
थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा की वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, थीटा इज 45 डिग्री। अगर मैं बोलूं थीटा 45 डिग्री है तो इसकी एक्सेलरेशन बताओ। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक की एक्सेलरेशन आप बताइए, ब्लॉक की क्या एक्सेलरेशन आएगी ये अपने को बताना है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालें, ब्लॉक की एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो वो जरा देखिए। उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं भाई ब्लॉक का, ठीक है। 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे देखते हैं ये स्लाइड होगा कि भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास ब्लॉक है और ये 45 डिग्री है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो mg फोर्स इधर है, एक आपका ये फ्रिक्शन फोर्स है इधर, ठीक है, ये इधर नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। यही तो फोर्सेस लग रहे हैं भाई, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, ठीक है। तीन ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं भाई। तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे भाई, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे बताओ। एक तो इधर आएगा, वो बन जाएगा mg sin 45, तो mg बाई रूट 2, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, वो बन जाएगा mg cos 45 अगेन mg बाई रूट 2 बन जाएगा, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी उसके लिए आपको क्या चाहिए, म्यू के चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन में म्यू के भी दे रखा है भाई, म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है। काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, मान लीजिए आपको 0.4। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस केस में ये स्लाइड कर रहा है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि स्लाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स 0.5, वो 45 डिग्री से छोटा आएगा दोस्तों, ठीक है। ये 45 डिग्री पे से छोटा आएगा, तो आपने थीटा की वैल्यू को 45 ले लिया है। अब इसका मतलब पक्का स्लाइड करेगा। अब यहाँ पे ब्लॉक स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। अब आपको म्यू के की वैल्यू मान लीजिए 0.4 दे रखी है, तो 0.4 अब आपको लेनी होगी। तो अब आप बताइए यहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं, एक mg है, एक नॉर्मल है, एक फ्रिक्शन है। तो mg के दो कंपोनेंट निकाल लिए, इधर और एक इधर। अब आप बताइए नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बनेगी mg बाई रूट 2, ये बनेगा भाई नॉर्मल फोर्स। इतना क्यों बनेगा, क्योंकि इस तरफ तो कोई मोशन हो नहीं रहा ना भाई, तो इस तरफ तो फोर्सेस मेरे बैलेंस आउट कर जाएंगे, ठीक है। अब इस तरफ मुझे देखना है एक्सेलरेशन क्या होगी ब्लॉक की, यही वाली एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है, इस तरफ वाली, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे बताओ। इधर की तरफ ये फोर्स कितना है, ये है mg बाई रूट 2, ये वाला फोर्स हो गया, उसमें से माइनस कर दो फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नॉर्मल इंटू म्यू के, इसका मतलब mg बाई रूट 2 इंटू 0.4, ये मेरा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। तो m तो कट जाएगा भाई सारा का सारा, ठीक है। और यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, वो बन जाएगी g बाई रूट 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, 1 माइनस 0.4 1 माइनस 0.4, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो 10, g की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 ले लो आप, 0.6 डिवाइड बाई रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। आई होप आपको समझ आया कि एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी मे बी 10 डिग्री है, तो आपको बताना होता कि फ्रिक्शन फोर्स बताओ क्या होगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 10 डिग्री ले लेता इसी क्वेश्चन में, इफ थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। जो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो क्या करेगा, पहले मैं इसको निकाल लेता हूं एक बार। ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कितनी है जरा देखिए। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 26.56, ये है 26.56। तो अब मैंने क्या किया, मैंने थीटा को इससे कम रख दिया इसी क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। जो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं करने वाला। अब तो मैंने इससे कम रख दिया, एंगल कम रख दिया, तो इसमें तो इस केस में भी पक्का स्लाइड नहीं करेगा। अब अगर पक्का स्लाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू आएगी, क्या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को अब आप म्यूएस इंटू एन लिखोगे, क्या आप ऐसे लिखोगे। ये अब आपका 10 डिग्री है भाई, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास ये ब्लॉक है और ये मेरा mg है, ठीक है, और इधर मेरा नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो क्या आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को अब यही करोगे क्या, जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो आएगा म्यूएस इंटू एन, क्या ऐसे लिखोगे, नहीं भाई, ये गलत आंसर देगा अब आपको। क्यों गलत आंसर देगा बताइए, क्या दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये तो मैक्स वैल्यू है, और ये अभी लिमिट पे है नहीं,
लिमिट में तो तब आएगा जब आपका इधर वाला जो फोर्स है वो आपके इस वैल्यू, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इससे ऑलवेज लेस रहेगा, ठीक है। जब जब ये फोर्स बढ़ता जाएगा इधर वाला, तब तब ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा और ये इस लिमिट तक बढ़ेगा। ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे आपको ये वैल्यू नहीं आएगी। कितनी आएगी? अब ये मूव तो कर नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब जो इतना जिधर ये जो फोर्स लग रहा है उतना ही इधर लग जाएगा बस। ये कितना लग रहा है? ये लग रहा है mg sin 10 डिग्री, बस इतना ही लगेगा भाई इस बार, ठीक है। तो इस तरह से अब नहीं निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ये क्यों नहीं निकालना है बताओ? इसकी वैल्यू तो ज्यादा आएगी भाई इससे। जब तक इस वैल्यू तक ये एंगल को बढ़ाते जाओगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। mg sin थीटा जो है वो sin थीटा पे डिपेंड कर रहा ना। थीटा बढ़ाओगे तो ये भी आपका फोर्स बढ़ता चला जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक ये किसके बराबर ना हो जाए, μs इंटू n तक के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तब तक आपका क्या रहेगा बताओ जरा? तब तक आपका थीटा आप बढ़ा सकते हो और ये स्लाइड नहीं करेगा। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो लेस रहेगा μs इंटू n से। अगर थीटा की वैल्यू मेरी इस एंगल से कम है तो थीटा की वैल्यू, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू अगर इससे कम है तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अचीव नहीं किया है, लिमिटिंग वैल्यू वो वर्ज पे नहीं पहुंचा है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इसका मतलब क्या है बताओ? वो इससे लेस है। तो निकालोगे कैसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू? ऑब्वियसली मूव तो कर नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा तो आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स क्या रहेगा? बराबर रहेगा। आई होप आपको ये समझ आया। इस पॉइंट को समझिए भाई, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ये नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ये निकल के आएगा अब यहां पे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो कहानी बड़ी आसान है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, बस आपने कुछ नहीं किया, एक फ्रिक्शन फोर्स को और इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिए होते हैं और इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप फ्रिक्शन फोर्सेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक स्टेप और आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को भी लेते हैं, उनको भी जरा सोल्व करके देखते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपको एक ऐसे ये फिक्स्ड वॉल दे रखी है और नीचे ये कोई सरफेस है और यहां पे मेरे पास सोचिए 3 ब्लॉक है। ये ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक ऐसे ले लो और एक ब्लॉक मान लीजिए ऐसे ले लो। ऐसे मान लीजिए मेरे पास 3 ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है और मैं बी ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा हूं एफ, ठीक है। ए ब्लॉक का जो वेट है वो है मान लीजिए 50 न्यूटन का, बी ब्लॉक का जो वेट है वो है 30 न्यूटन का, या मैं भी 25 न्यूटन ले लो, ठीक है। ये 25 न्यूटन का है और ये मेरे पास 15 न्यूटन का ब्लॉक है। तो 3 ब्लॉक है मेरे पास और तीनों का जो है वो आपको वेट दे रखा है, ठीक है। अब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यूएस, वो आपको दे रखा है। यहां पे मान लीजिए म्यूएस है मेरे पास 0.3, यहां पे जो म्यूएस की वैल्यू है वो है मान लीजिए 0.4 और यहां पे जो म्यूएस की वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है भाई, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, ठीक है। तो बी एंड सी के बीच में 0.4 है और सी और नीचे 0.35 है और यहाँ पे 0.3 है और ये जो ब्लॉक है ये फिक्स्ड है। यहाँ पे सोचिए इस तरह का जो है वो आपको डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है मिनिमम फोर्स में कितना लगा सकता हूं सो दैट कोई भी ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर जाए, ठीक है भाई। अगर बढ़ाओगे तो कितना भी बढ़ा सकते हो ना, आगे तो कुछ भी ले जा सकते हो आप। तो मिनिमम फोर्स बताओ मैं कितना लगाऊं सो दैट ये मोशन हल्का सा बना रहे, मतलब कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए, बस आपको बताना है। या फिर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे में सेंस में पूछ सकते हो, मैक्सिमम फोर्स बताओ F क्या होगा सो दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो बनी रहे, मतलब कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक होना चाहिए। आपको ये बताना है कि F की वैल्यू मैं कहां तक बढ़ा सकता हूं सो कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक हो। तो अब आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करें अब इस क्वेश्चन को? जरा देखिए, यहां पे कुछ केसेस बनेंगे दोस्तों। भाई ए तो फिक्स है, वो तो मूव कर नहीं सकता, ठीक है। क्या क्या मूव कर सकता है? बी मूव कर सकता है, बी के साथ साथ सी भी मूव कर सकता है, ठीक है। देखो अब यहां पे 2-3 केस हैं।
भाई मुझे तो एफ बताना है कि भाई जस्ट इक्विलिब्रियम से अवे आए। इक्विलिब्रियम से अवे आने का क्या मतलब है? कोई भी एक ब्लॉक शुरू हो जाए मूव होना। अब हो सकता है अकेला बी मूव करना शुरू हो जाए, या हो सकता है कि बी और सी दोनों एक साथ मूव करना शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अकेला सी नहीं हो सकता मूव, क्योंकि सी को तो बी ही खींचेगा ना, बी और सी के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वही तो सी को आगे लेके जाएगा। तो अकेला सी वाला सवाल तो खत्म हो गया कि अकेला सी मूव करे, वो वाली कंडीशन तो यहां पे कभी नहीं बनेगी। यहां पे क्या हो सकता है? अकेला बी या तो मूव करे या फिर बी एंड सी दोनों एक साथ मूव करें। समझ रहे हो? ये दो कंडीशन यहां पे बन सकती हैं इक्विलिब्रियम से। जस्ट अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो ये दो पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है। अब देखते हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी में एफ की वैल्यू क्या चाहिए। तो यहां पे दो केस बनेंगे, ठीक है। केस 1 में क्या बोल रहा हूं? केस 1 में बोल रहा हूं ओनली बी जो है वो आपका ओनली बी इज अबाउट टू मूव, इज अबाउट टू मूव। बी जो है वो केवल मूव होने वाला है, बस बी जस्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है, वो टेंडेंसी दिखा रहा है मूव होने की, ठीक है। ओनली बी, ठीक है। तो इस केस में जरा देखते हैं कि अगर ओनली बी वाला केस ले लूं कि ओनली बी मेरा मूव होने की टेंडेंसी दिखा रहा है, तो उस केस में फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? तो बी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊं आपको, तो बी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो एफ लग रहा है, तो बी ओनली बी इज अबाउट टू मूव। ए फिक्स्ड है, ए एंड सी जो है वो मान लीजिए मेरे फिक्स्ड है, मैं उनको फिक्स्ड मान रहा हूं। हालांकि चेक भी करेंगे कि क्या वो फिक्स्ड रहेंगे क्या, वो भी हम चेक करेंगे। तो जरा देखिए एफ के ऊपर, ये बी के ऊपर मैंने एफ फोर्स लगा दिया। तो अब जरा देखो, मैं मान रहा हूं कि आगे की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है ये, तो ये कॉन्टैक्ट क्या बोलेगा? ये कॉन्टैक्ट बी को बोलेगा भैया तुम कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। तो यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स जो है इस बी को आगे जाने से रोकेगा, पीछे की तरफ खींचेगा। तो यहां पे एक फ्रिक्शन लगेगा जिसको मैं ऊपर, हालांकि सरफेस पे दिखाना चाहिए बट मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है। और ये फोर्स कितना होगा बताओ जरा? ऊपर वाला नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे बताओ? ये 50 न्यूटन का वेट है इसका, तो ये 50 न्यूटन का नॉर्मल दे देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ 50 न्यूटन का नॉर्मल आएगा ना भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा 50 इंटू 0.3। सही है भाई, इतना फ्रिक्शन जो है यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि सी फिक्स है। अगर सी मेरा फिक्स्ड है, आप सोचिए अगर सी मेरा फिक्स्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कॉन्टैक्ट है ये भी क्या बोलेगा बताओ? इस कॉन्टैक्ट को बी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, आगे जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट क्या करेगा? बी पे फिर से पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? नॉर्मल फोर्स इनटू द स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, क्योंकि ये बिल्कुल वर्ज पे है, इक्विलिब्रियम को तोड़ने के बिल्कुल एज पे बैठा है। तो अब आप बताइए यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या बनेगा बताओ जरा? यहां पे आपका नॉर्मल फोर्स क्या बनेगा? 75 न्यूटन बनेगा भाई, ठीक है। तो 75 न्यूटन इंटू 0.4, 25 और 50 दोनों मिलके यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाए ना, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स जो है वो 75 न्यूटन का आएगा, इनटू 0.4 कर दो, ये फ्रिक्शन फोर्स आपका पीछे की तरफ लगेगा। अब आप बताइए बिल्कुल अबाउट टू मूव है, मूव नहीं कर रहा है, जस्ट इक्विलिब्रियम को ब्रेक करने की वर्ज पे है। तो उस केस में एफ की वैल्यू जो होगी, एफ मस्ट बी इक्वल टू 50 इंटू 0.3 प्लस 75 इंटू 0.4, ये मेरा एफ होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में क्या मेरा सी मूव नहीं करेगा क्या? जरा देखते हैं सी का, अगर देखते हैं क्या भाई, क्या पता सी भी मूव करना शुरू हो जाए। तो सी पे देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सी के ऊपर जो फ्रिक्शन इसको पीछे खींच रहा है वही सी को आगे की तरफ खींच रहा है। तो आगे की तरफ कितना फोर्स खींच रहा है सी को बताओ? वो खींच रहा है 75 इंटू 0.4, ये सी को आगे की तरफ खींचेगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो बी को बोलेगा ये कॉन्टैक्ट की तुम पीछे रहो, और सी को बोलेगा तुम आगे सरको ना यार। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट क्या करेगा? ये कॉन्टैक्ट सी को पीछे की तरफ खींचेगा, क्योंकि ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो सी को जाने नहीं देगा, आगे ब्रेक नहीं करने देगा। तो इसका मतलब यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा बताओ जरा? यहां पे नॉर्मल फोर्स कितना है? सबका वेट जुड़ जाएगा यहां पे, तो कितना बन जाएगा बताओ जरा? 50 प्लस 25 75 90 90 न्यूटन, 90 इंटू 0.35, ठीक है। सी के ऊपर ये फोर्सेस लगेंगे। अब देख लेते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 75 इंटू 0.4 करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 30 न्यूटन। तो ये तो आपका 30 न्यूटन बन गया, 30 न्यूटन का बन गया। और ये जो है ये कितने का बना जरा देखिए? 90 इंटू 0.35, ये बना 31.5 न्यूटन। ये है मेरे पास 31.5 न्यूटन। और आप यहां से देख सकते हो कि 31.5 न्यूटन 30 न्यूटन से बड़ा है।
अगर इससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सी ब्लॉक जो है वो मूव करेगा ही नहीं। पहले कौन ब्लॉक मूव करेगा, पहले बी ही मूव करेगा, ये मुझे पता चल गया। तो अब अगला सवाल तो खैर खड़ा ही नहीं होता कि बी एंड सी दोनों साथ मूव कर जाएं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है अब चेक करने का। आप बोलोगे क्यों मतलब नहीं है सर, वो भी हमें चेक करना चाहिए। चलिए वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है, उसको भी जरा चेक करते हैं। तो पहले यहां पे मैं अकेला बी को मान रहा हूं, तो उस केस में सी तो नहीं मूव करेगा भाई, ये तो हमने देख लिया। अगर अकेला बी मूव कर रहा है तो सी तो मूव नहीं करेगा, ये तो हमने देख लिया। अब जरा देखिए आगे। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई एफ की वैल्यू बताओ, फिर क्या आएगी? तो एफ की वैल्यू अगर आप देखोगे तो एफ की वैल्यू ये तो 30 न्यूटन बन जाएगा भाई, और ये बनेगा मेरा 15 न्यूटन। तो अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 45 न्यूटन। इसका मतलब एफ की वैल्यू अगर 45 न्यूटन है तो आपका अकेला बी जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, जस्ट वर्ज पे आ जाएगा बी, और सी फिक्स रहेगा और ए भी फिक्स रहेगा। ये है केस 1। अब आइए केस 2। एक और पॉसिबिलिटी है इसके मोशन की, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की। वो क्या है, बी एंड सी ये फिक्स्ड रहे, मतलब कनेक्टेड रहे एंड मूव करते रहे, मतलब ये ज्वाइंट रहे, मूव टुगेदर। क्या ये दोनों पॉसिबल है कि दोनों मूव कर जाएं, दोनों एक साथ मूव कर रहे हों? ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ये भी एक केस ले लेते हैं, और उसके लिए देखते हैं कि एफ की वैल्यू में क्या लेनी पड़ेगी मुझे। एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए सच दैट ये दोनों एक साथ मूव होना शुरू हो जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है भाई कि दोनों एक साथ मूव होना शुरू हो जाए, ठीक है। देखते हैं उसके लिए एफ की क्या वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखिए, क्योंकि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की, ऐसे भी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। उस केस में देखते हैं एफ की क्या वैल्यू होगी। तो यहां पे मेरा एफ लग रहा है, और यहां पे क्योंकि ये बी है और ये सी है, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा जो ए और बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से लगेगा, और वो लगेगा 50 × 0.3 50 × 0.3 न्यूटन का यहां पे फोर्स लगेगा। दूसरा फिर सी के नीचे यहां पे लगेगा एक फोर्स, ये जो है, और वो कितना लगेगा 90 × 0.35 90 × 0.35। आप बोलोगे सर यहां पे भी तो फ्रिक्शन है, वो तो एक दूसरे का बराबर ही होगा ना भाई। इस बी को सी पीछे खींचेगा तो सी को बी आगे खींचेगा, फिर वो तो बराबर ही होगा। तो इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं मान के चलूं कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ये दोनों आपके एक साथ मूव कर रहे हैं और जस्ट बिल्कुल वर्ज पे हैं मूव करने के। तो आप ये कह सकते हो कि एफ की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो एफ की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो एफ मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये बन जाएगा 15 न्यूटन, और ये क्या बन जाएगा 90 × 0.35। इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, 90 × 0.35 करते हो तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 31.5। अगर इन दोनों को जोड़ोगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 46.5 न्यूटन। इसका मतलब अगर एफ की वैल्यू मेरी 46.5 न्यूटन या इससे ज्यादा हुई तो फिर ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, फिर ठीक है, तो फिर ये दोनों एक साथ मूव करेंगे भाई। अदरवाइज जो है ये दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे। इनको दोनों को एक साथ मूव करने के लिए एफ की वैल्यू को 46.5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक साथ मूव कर जाएं, ठीक है। अब मुद्दा क्या है यहां पे, मुद्दा यह है कि हमें तो एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी है सो दैट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। तो ये कंडीशन अचीव होने से पहले ये कंडीशन अचीव हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, इसका मतलब बी पहले मूव होना शुरू हो जाएगा, और वो कितने पे हो जाएगा 45 न्यूटन पे ही होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है आंसर इज 45 न्यूटन, और बी ही आपका मूव होना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन फिर आपको मिलेगी ही नहीं, पॉइंट को समझिए, ये कंडीशन आपको अचीव ही नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी। हो सकता है यहां से एफ की वैल्यू कम आ जाती है, एक मिनट के लिए जरा सोचिए, अगर यहाँ पे एफ की वैल्यू कम आ जाती है, एक मिनट मैं मान लेता हूं कि यहाँ से एफ की वैल्यू कम आ जाती, तो इसका मतलब फिर दोनों एक साथ पहले मूव करते, फिर हम वो वाला एफ लेते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी सो दैट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए या जस्ट मोशन शुरू हो जाए किसी भी ब्लॉक का, चाहे दोनों इकट्ठे मूव हो चाहे एक सिंगल ब्लॉक मूव करे। ऊपर वाला तो खैर मूव कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया कि इस क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे। एक और क्वेश्चन है जो काफी बढ़िया है, जरा देखिए क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक हाँ जी, मेरे पास एक स्टैक ऑफ बुक्स है, और मतलब यहां पे कुछ बुक्स हैं भाई। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमने यहाँ पे बुक्स का एक ऐसे इकट्ठी कर रखी है बुक्स, ठीक है, ये ऐसे बुक्स इकट्ठी हो रखी है और मैं इन बुक्स को हाथ से उठा रहा हूं, हाथ से प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। ये बुक्स जो है मैंने हाथ से प्रेस की हुई हैं, तो मेरा जो हाथ जो फोर्स लगा रहा है वो सोचिए 120 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। मैं 120 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूं अपने हाथ से, ठीक है। अच्छा, और हर एक जो बुक है उसका जो मास है वो 0.95 किलोग्राम है ऑफ ईच बुक। हर एक बुक का जो मास है वो 0.95 किलोग्राम का है। दूसरा, यहां पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहां पे और यहां पे म्यू एस की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.6। हाथ और बुक के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.6 का, और बुक्स के बीच में आपस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.4। एक बुक से दूसरे बुक के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.4 का है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की सिचुएशन है कि भाई कई सारी बुक्स हैं जो हमने ऐसे बांध रखी हैं और उनके ऊपर 120 न्यूटन का और 120 न्यूटन का इधर दोनों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। और हाथ और बुक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये है 0.6, ठीक है। और बुक और बुक एक बुक और दूसरी बुक के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.4 का है, ठीक है। और हर एक बुक का जो मास है वो 0.95 किलोग्राम दे रखा है। आपको बताना है कि मैक्सिमम कितनी बुक आप उठा सकते हो ऐसे प्रेस करके, ठीक है। प्रेस करके आपको ऊपर लिफ्ट करनी है, तो कितनी बुक आप प्रेस करके लिफ्ट कर सकते हो सो दैट कोई भी बुक यहां से हिले ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे इसको हम करेंगे। आई होप आपको समझ आया। मैक्सिमम 120 न्यूटन का ही लगा सकते हो आप फोर्स, ठीक है। तो ये कैसे देखें दोस्तों, इसको देखने के लिए एक काम करते हैं, आपको बताने नंबर ऑफ बुक्स कितनी मैं लिफ्ट कर सकता हूं सो दैट मतलब इजीली ये लिफ्ट हो जाए और कोई भी बुक गिरे ना। तो इसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मैं सराउंडिंग वाली बुक देखूं, ये वाली, इन सराउंडिंग वाली बुक का या खासकर इस बुक की अगर मैं बात करूं जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है, तो लेफ्ट मोस्ट बुक के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 120 न्यूटन तो इधर से लग रहा है, ठीक है। 120 न्यूटन मैं हाथ से इसको लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपका एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस पे, ठीक है। और वो कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा 120 इंटू 0.6, ये फोर्स आपका इधर लग रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो आप ये कह सकते हो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से भी लग रहा होगा। भाई दूसरी बुक लगा रही होगी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कोई भी गिरे ना, सब इकट्ठा रहे, ज्वाइंट रहे, ठीक है। ऐसे दबा रखा है मैंने, मैं चाह रहा हूं सब लोग सब ज्वाइंट रहे, गिरे ना कोई भी चीज। तो 120 न्यूटन इधर लग रहा है तो इधर भी 120 न्यूटन लगेगा, कि रेस्ट पे है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां पे भी 120 न्यूटन है, तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा बताओ जरा। वो लग रहा होगा 120 इंटू 0.4 इंटू 0.4, सही है जी। ये आपका इधर लग रहा होगा, सही बात है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें और इसके ऊपर एक mg फोर्स नीचे की तरफ है 0.95 इंटू जी, ये फोर्स इधर है। तो आप देख सकते हो इजीली, इस पे तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, ये तो नहीं गिरेगी, ठीक है। ये तो बात श्योर है, ये बुक तो नहीं गिरने वाली है। और अगर ये नहीं गिरने वाली है तो ये भी नहीं गिरेगी, ठीक है, क्योंकि जैसे ये है वैसे ये भी है। दो बुक तो फिक्स हो गई भाई, वो तो गिरेंगी नहीं, क्योंकि उनका जो ऊपर वाला फोर्स है वो नीचे mg से ज्यादा है। आप इवन यहाँ पे निकाल के भी देख सकते हो, इजी है ये तो, ठीक है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, 9.5 बनेगा, 9.5 से कहीं ज्यादा बनेगा ऊपर वाला फोर्स, ठीक है। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये ध्यान देना भाई, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की यहाँ पे, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इससे कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नीचे अगर और ज्यादा वजन होता तो भी ये बैलेंस कर लेता है फ्रिक्शन फोर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर वाला फ्रिक्शन ज्यादा हो गया नीचे वाले से तो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगी ऊपर, ना ना ना, ये तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है भाई फ्रिक्शन फोर्स की ऊपर की तरफ जो है। और हम लिमिटिंग वैल्यू से ही देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स को कि भाई वो बुक कहीं स्लाइड तो नहीं हो रही है, आगे नीचे तो नहीं जा रही है। तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू से अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाता तो फिर नीचे जाती, लिमिटिंग वैल्यू से ये फोर्स कम है, तो इसका मतलब ये बुक जो है ना ये तो स्टेशनरी रहेगी, ये तो नहीं हिलेगी, ठीक है। सिमिलरली ये नहीं हिलेगी, तो दो बुक तो पक्की हो गई भाई, ठीक है। टू
बुक्स तो आपकी रेडी हो गई हैं। अब रही ये वाली रिमेनिंग, ये वाली बुक देखते हैं ये कितनी बुक है। मैं मान लेता हूं ये n नंबर ऑफ बुक्स है और इनको सबको मैं एक ब्लॉक से दिखा देता हूं। n नंबर ऑफ बुक्स है भाई, तो इनका जो मास बनेगा और उसकी वजह से जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 0.95 n इंटू जी। ये फोर्स इनके ऊपर लगेगा, ठीक है। 0.95 n इज नंबर ऑफ बुक्स। n यहां पे स्मॉल n ले लेता हूं कि कैपिटल n को न्यूटन से आप कंफ्यूज हो सकते हो ना। तो n नंबर ऑफ बुक्स है यहां पे, ठीक है। तो n नंबर ऑफ बुक्स के ऊपर इतना मैं उन सबको इकट्ठा ले लेता हूं, क्योंकि कोई भी मैं मान के चला कि कोई भी नीचे नहीं जा रही है, तो सब एक साथ जुड़ी हुई है, तो सबको मैं एक मास मान लेता हूं। ये अब आप बताइए इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। इधर 120 न्यूटन का लग रहा है यहां पे भाई। ये साइड वाली बुक के ऊपर अगर इधर 120 लग रहा है तो इधर भी तो 120 लगेगा। ये वाली भी तो रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर 120 लगाएगी। अच्छा इधर से भी 120 लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स की तरह काम करेंगे तो यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स इधर हो जाएगा और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 120 इंटू 0.4, क्योंकि इसके साइड में एक और बुक है और इसके भी साइड में एक और बुक है, तो 120 इंटू 0.4। ये दो फ्रिक्शन फोर्स आपके ऊपर की तरफ लगेंगे बीच वाली बुक्स के ऊपर, इन पे, ठीक है। क्योंकि 120 इधर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल तो 0 होना चाहिए ना, तो 120 इधर लगा रहे तो 120 इधर लगेगा और ये नॉर्मल फोर्स की तरह काम करेंगे तो इसके ऊपर की तरफ आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो ये है। इसका मतलब ये जो टोटल जो वेट है इनका वो इनके लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, ठीक है, सो दैट ये जो है ना गिरे ना, ठीक है। तो अब आप बताइए ऊपर वाला फोर्स कितना है, वो है 120 इंटू 0.4 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.95 इंटू 9.81 इंटू n। तो यहां से n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जरा देखिए n की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना बनेगा दोस्तों, 2 इंटू 120 इंटू 0.4, 2 इंटू 120 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 0.95 इंटू 9.81। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 10.3। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 बुक आप यहां पे रख सकते हो, 10 बुक और रख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये 10 बुक आपकी है, 2 बुक एक्स्ट्रा और होगी तो टोटल कितनी होगी, 12 बुक्स। इसका मतलब 12 बुक्स जो हैं वो आप यहां पे होल्ड कर सकते हो, 12 बुक यहां पे आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे आप इसको सोल्व करोगे। अब यहां पे जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, जनरली बच्चे एक बुक को उठाते हैं, एक बुक को, इंडिविजुअल बुक को देखते हैं कि एक बुक का जो मास है वो कितना है और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कितना है। इस तरह से हम एक बुक को देख रहे होते हैं कि भाई इसके ऊपर नेट फोर्स 120 इधर है, 120 इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वो इसके मास से ज्यादा रहेगा, तो ऑलवेज ये लिफ्टेड रहेगी। तो इस तरह से नहीं देख सकते हो दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप जो रिमेनिंग बुक्स है ना उनको आपको एक पूरा एक ही मानना पड़ेगा, वो पूरा एक मास की तरह काम कर रही है, पूरा ज्वाइंट हो रखा है एक तरह से। आप ये तो एक तरह के इंटरनल फोर्सेस बन गए इनके अंदर के, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ज्वाइन हो रखी है सारी की सारी, ठीक है। हम उनको एक इकट्ठा मास मान के फिर हम सोचेंगे कि भाई वो यहां पे स्लाइड नहीं होनी चाहिए इधर से, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा 10 बुक आप और ले सकते हो, ठीक है, और 2 बुक पहले से बाहर वाली, तो 12 बुक जो है ऐसे आप होल्ड कर सकते हो, सो दैट आपकी जो है कोई भी बुक नीचे ना जाए। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कामयाब है, वो कैसे काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, एक और स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। मेरे पास मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस है ये नीचे, और यहां पे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर एक और ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, सोचिए 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ये है मान लीजिए मेरे पास मे बी 5 किलोग्राम का, और नीचे वाला जो है वो है 2 किलोग्राम का, ठीक है, या इसको 8 किलोग्राम ले लो, चलो ये 8 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। और आपको क्या दे रखा है, आपको यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है, यहां पे म्यू एस की वैल्यू जो है वो है 0.2 और म्यू के की जो वैल्यू है वो है 0.1, और यहां पे जो म्यू एस की वैल्यू दे रखी है वो है मान लीजिए 0.8 और म्यू के की जो वैल्यू है वो है 0.6, ठीक है।
ये आपको दे रखी है और 40 न्यूटन से आप इसको आगे की तरफ खींच रहे हो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक। आपको 2 किलोग्राम ब्लॉक की एक्सेलरेशन आपको बतानी है कि क्या होगी 2 किलोग्राम ब्लॉक की एक्सेलरेशन। अब ये कैसे निकालें, 2 किलोग्राम ब्लॉक की एक्सेलरेशन कैसे निकालें? अब देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हैं। कौन सी दो पॉसिबिलिटी हैं? एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो आप F लगा रहे हो उससे ये ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर स्लाइड हो रहा है। ठीक है, ये जो F है, ये वाला जो ब्लॉक है ये स्लाइड हो रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और नीचे वाला जो ब्लॉक है वो रुका हुआ है। पहली पॉसिबिलिटी ये है, देखेंगे ये सही है कि नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये भी स्लाइड हो रहा है और ये भी स्लाइड हो रहा है, दोनों ही स्लाइड होते जा रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी एक और पॉसिबिलिटी है कि आपस में स्लाइड नहीं कर रहे, दोनों एक साथ ही हैं और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। तो तीन यहां पे पॉसिबिलिटी है दोस्तों, तीनों को जरा एनालाइज करेंगे। सबसे पहले पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी 1, पहला केस देखते हैं। पहले केस में मैं क्या मान के चला हूं? मैं मान के चला हूं कि ये जो है ये स्लाइड कर रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक पे, मतलब ए ब्लॉक ए मान लो, ए ब्लॉक बी मान लो। तो पॉसिबिलिटी 1 क्या है? ओनली ए इज मूविंग। देखते हैं ये सही भी कंडीशन है क्या, कि केवल ए मूव करे, बी मूव ही ना करे। देखते हैं। तो जरा देखिए, अगर ए अकेला इसके ऊपर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा भाई। ठीक है, जरा सोचिए, ये मेरे पास 40 न्यूटन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ जरा? तो वो होनी चाहिए म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स क्या बनेगा यहाँ पे? 8 इंटू 9.81। तो अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये तो भाई 40 से ज्यादा बड़ी है। जरा देखिए क्या वैल्यू है। तो ये बन जाएगा 0.6 इंटू 8 इंटू 9.81। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 47 ये मतलब ऑलमोस्ट 47 न्यूटन आ रही है ये वैल्यू। तो ये तो 40 से बड़ी है भाई। तो इसका मतलब 40 न्यूटन आप लगा रहे हो और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो तो 47 न्यूटन का है मैक्सिमम, जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए अगर ये स्लाइड कर रहा है तो इतना फ्रिक्शन लगना चाहिए। और अगर इधर वाला फ्रिक्शन ज्यादा है, इधर वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है इधर से, तो स्लाइड कहां करेगा फिर? ये स्लाइड के लिए जरूरी है कि ये वाला फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो, तभी तो स्लाइड करेगा ना। तो पॉइंट को समझिए। इसका मतलब पॉसिबिलिटी 1 तो जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकती, ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं कभी। ठीक है, ये तो इमेजिनरी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल केस है ही नहीं है, ये ऐसा केस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आइए पॉसिबिलिटी नंबर 2। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ये भी स्लाइड कर रहा है और ये भी स्लाइड कर रहा है, दोनों ही स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग मतलब वो है स्पीड वेलोसिटी है, आप ये समझिए। ठीक है, दोनों की अलग है भाई। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जरा देखिए क्या होगा। उस केस में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहां पे क्या होगा बताओ जरा? 40 न्यूटन बनेगा। पहले मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं भाई, 40 न्यूटन का, तो इसके ऊपर आगे की तरफ लग गया। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे ये दोनों स्लाइड कर रहे हैं ना। मैंने बोला कि ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, और दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहे हैं, या दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, आप ये समझिए। दोनों एक साथ ज्वाइन होकर स्लाइड नहीं कर रहे, दोनों ज्वाइन होकर एक साथ स्लाइड नहीं कर रहे। आप पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, दोनों एक साथ ज्वाइन होकर स्लाइड नहीं कर रहे। तो इन दैट केस क्या होगा? अगेन ये जो कॉन्टेक्ट है ये ब्रेक होगा। कॉन्टेक्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पे इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है बताओ? यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन तो भाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? 47 न्यूटन। और 47 न्यूटन तक तो कभी जाएगा ही नहीं ये तो। आप पॉइंट को समझिए, 47 न्यूटन तो बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लेकिन 47 न्यूटन होना चाहिए अगर यहाँ पे बीच में एक दूसरे के बीच रिलेटिव मोशन है तो, लेकिन 47 से तो कम है ये। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी कामयाब नहीं है, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं लगेगी। कौन सी पॉसिबिलिटी थी ये? कि भाई ए एंड बी दोनों मूव कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन है। कहने का मतलब ये है कॉन्टेक्ट में रिलेटिव मोशन है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी अब काम नहीं करेगी। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या बनती है? अगली पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक साथ मूव करें, दोनों एक साथ मूव करें। क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहां से मूव ना हो, यहां से कोई मोशन ना हो, बट नीचे से ये मूव करे और दोनों एक साथ ही आगे की तरफ चलें? जरा देखते हैं, ये भी जरा देख लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे जरा देखिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए ये है कि भाई
मेरे पास जो ये दोनों क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं तो इकट्ठा मान सकते हो ये 10 किलोग्राम का, तो ये आपका 10 किलोग्राम का इकट्ठा एक ही ब्लॉक हो गया, मैं इसको इकट्ठा एक ब्लॉक बोल देता हूं, ठीक है। तो अब जरा ये वाली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं भाई, ठीक है। देखिए ये 8 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम का ब्लॉक हो गया। और आगे की तरफ जो फोर्स है वो आपका F लग रहा है। अब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं मैं यूज करूंगा क्योंकि मैं इनको इकट्ठा मान रहा हूं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इंटरनल फोर्स हो गए, तो एक दूसरे के इसको इधर ले जा रहा है तो दूसरा इधर ले जा रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए आप बस यहां पे देखिए कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब दोनों क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा बता दो, टोटल है 10 इंटू 10 तो इनका मास हो गया, इंटू जी की वैल्यू भी ऑलमोस्ट 10 ही ले लो, चलो ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन ले लो 0.1, तो ये कितना बन गया, ये तो भाई 10 न्यूटन ही बना, ठीक है। और इधर क्या है, इधर है आपका 40 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ठीक है, ये इससे बड़ा है भाई, ठीक है। तो यहां पे आप दोनों एक साथ मूव करेंगे, बल्कि ये मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखने के लिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखना चाहिए मुझे। तो यहां पे अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूंगा, ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाला हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं निकालूंगा तो वो 20 न्यूटन आ जाएगा। स्टिल 40 न्यूटन जो है वो 20 न्यूटन से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे भाई, ये पॉसिबिलिटी सही है, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। और अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव किए तो इन दिस सिचुएशन आपका जो एक्सेलरेशन आएगी वो दोनों की फिर आपको इकट्ठी एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकाले भाई बताइए, तो उस केस में आप कैसे करोगे बताओ जरा। इस केस में आप बोलोगे कि नेट फोर्स जो बनेगा वो बनेगा 40 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मूव कर रहे हैं भाई, स्लाइड हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे। स्टैटिक तो बस देखने के लिए देखा हमने कि भाई असल में मूव करेगा कि भी नहीं करेगा। तो 40 न्यूटन इधर है तो 20 न्यूटन इसका उल्टा है, तो 20 से क्योंकि ज्यादा है तो इसका मतलब नेट मोशन आगे की तरफ आएगा इसमें, ठीक है। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन अब यहां पे यूज होगा। तो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 10 इंटू एक्सेलरेशन ए, तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, पूरे की एक्सेलरेशन आएगी। तो ब्लॉक ये 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक जो है उसकी भी एक्सेलरेशन क्या बनेगी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बनेगी। आई होप आपको समझ आया। अब अगला सवाल यहां पे ये उठता है कि 2 किलोग्राम पे अगर मुझे फोर्स निकालना हो, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है जो इसको आगे धकेल रहा है, वो अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई, वो भी अब आप निकाल सकते हो। कैसे, जरा देखिए भाई, एक्सेलरेशन आ गई, तो एक्सेलरेशन आ गई तो अगर मैं सिर्फ 2 किलोग्राम ब्लॉक का अगर अलग से डायग्राम बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं ये मेरे पास 2 किलोग्राम ब्लॉक है, इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। कितना फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है बताओ जरा। इस ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट लगा रहा है इसको 10 न्यूटन, ठीक है। और आगे की तरफ एक और फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये कॉन्टेक्ट लगा रहा होगा फ्रिक्शन कुछ, ठीक है। और नेट क्या है, नेट ये एक्सेलरेट हो रहा है। क्या है इसकी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने निकाली ली, दोनों ब्लॉक की 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है भाई, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम बोलेंगे कि F माइनस 10 इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड में लगा दो भाई 6, तो F की वैल्यू क्या होगी, 16 न्यूटन होगी दोस्तों। इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है जो आगे की तरफ लग रहा है, क्योंकि उसी से तो आगे स्लाइड हो रही है, इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका 16 न्यूटन का है। और वही 16 न्यूटन इस 8 न्यूटन के ऊपर पीछे की तरफ लगा हुआ है। इस 8 किलोग्राम के ऊपर वही 16 न्यूटन जो है वो पीछे की तरफ लगा हुआ है। और इधर कितना है बताइए, इधर आपका 40 न्यूटन है, ठीक है, सही है। तो अगर आप इसकी एक्सेलरेशन निकालोगे तो 40 माइनस 16 कर दो, 40 माइनस 16 करोगे तो 24 आ जाएगा, 24 डिवाइड बाय 8 करोगे तो इसकी एक्सेलरेशन भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन दोनों के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, स्लाइड नहीं हो रही है, इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम कर रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो यहां पे लिमिटिंग वैल्यू होगी उस पे नहीं है, उससे पहले ही 16 न्यूटन पे है, 16 न्यूटन ही लगा हुआ है बस। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालते तो वो आती है 8 इंटू 9.81 या 10 लिख दो mg इंटू 0.8, ठीक है। तो 64 न्यूटन बनता भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। यहां तक तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही दोनों ब्लॉक क्या होना शुरू हो गए, स्लाइड होना शुरू हो गए। आप समझिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चन में किस तरह से हम चीजों को देखेंगे, ठीक है।
आप बोलोगे सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, इसको हम अगर डायरेक्टली देखना चाहें, शॉर्टकट आप डेवलप कर लोगे धीरे धीरे जब आप आगे चलोगे, तो आप देखना अगली क्लास में भी हम इसके कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, तो आप धीरे धीरे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके शॉर्टकट भी आप डेवलप कर लोगे। बट आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या सिचुएशन आएगी, कौन यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। तो आप जो है ना काइनेटिक फ्रिक्शन से भी चेक करके देख सकते हो, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा कि अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, काइनेटिक फ्रिक्शन से ये फ्रिक्शन फोर्स, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब स्लाइडिंग होगी फिर, ठीक है, अदरवाइज स्लाइडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो अगले एपिसोड में भी कुछ करेंगे, सो दैट आपको और क्लैरिटी आए ऐसे क्वेश्चन में और आप जो है ना फ्रिक्शन को बेहतर तरीके से समझ सको, ठीक है। आज का जो एपिसोड है दोस्तों इसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।